friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital structure. So हमने कल it means last क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? MM मॉडल. MM मॉडल मीन्स मोदी, मिलर एंड गिलानी अप्रोच 1958 और कौन सा था? विदाउट टैक्स वाला, isn't it? और इसमें हमने क्या थ्योरी कवर की थी और ये सेम किसकी कॉपी है? ये मेथड किसकी कॉपी है? बिल्कुल NOI अप्रोच का, बट इसमें डिफाइन कर रखा है अच्छे से. ओके सो और इसमें क्या लास्ट क्लास में इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, isn't it? और इसके कुछ पॉइंट्स भी बताए थे. और आज क्या करेंगे? और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम आर्बिट्रेज कवर करेंगे. आर्बिट्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो आर्बिट्रेज ये थोड़ा टाइम भी लेगा और यहाँ पर तुम्हें खुद का भी दिमाग चलाना पड़ेगा. यहाँ समझ लो तुम्हें अपना भी दिमाग चलाना है. ओके सो हेडिंग डालते क्या है? आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज क्या होता है? ये मैंने बताया था, थोड़ा हिंदी दिया था, समझ लो. आर्बिट्रेज मीन्स क्या होता है? आर्बिट्रेज मीन्स टू बाय इन अदर मार्केट एंड सेल इन अदर मार्केट. इट मीन्स हमें क्या करना होता है? इसमें प्रॉफिट अर्न करना होता है विदाउट इन्वेस्टिंग, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. ओके विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा रिस्क. अगर वहां पर कोई भी क्या होता है, कोई प्रॉफिट होता है इन केस, तो क्या बोलते हैं उसे कहते हैं आर्बिट्रेज. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मार्केट ए है और मार्केट बी है. अब यहाँ पर देखो मार्केट ए और बी है. ओके ये मार्केट ए और ये मार्केट बी. यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, सपोज करो पेन है, कैंसी ले लेते हैं. इस मार्केट में मिल रहा है 100 का और यहाँ पर बाय करोगे तो यहाँ पे मिल रहा है कितने का? 120 का. तो अब बताओ किस मार्केट में बाय करोगे, किस मार्केट में सेल करोगे? इसमें 100 का, यहाँ पर 120 का. तो यहाँ पर कितने का मिल रहा है? 100 और यहाँ पर 120 का. तो यहाँ पर बाय करेंगे और इसमें सेल करेंगे. तो यहाँ पर कोई रिस्क लिया? कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिया? नहीं लिया. तो यहाँ पर क्या है? विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, और जो भी प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज. क्या कहते हैं? उसे आर्बिट्रेज कहते हैं. ओके और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ना तो कैपिटल इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती ना कुछ. ओके सो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से. देखो और इसमें क्या है? सेम रिस्क होना चाहिए. सेम रिस्क मीन्स सेम रिस्क होना चाहिए. दोनों जो फर्म है, जो भी सेम रिस्क होना चाहिए, सेम नेचर की होनी चाहिए. इट मीन अगर एक आईटी कंपनी है तो दूसरी भी आईटी होनी चाहिए. ओके ये मैंने बताया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में. तो देखो लाइक ये फर्म ए है, ए एंड बी. ओके और इसमें कितना है? ईवीआईटी यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर कितना है? 40,000. ओके और इसमें देखो क्या है? इसमें डेट है. यहाँ पर क्या डेट है? तो लेस करेंगे इंटरेस्ट लेस करेंगे. सपोज 1 लाख डेट है किसमें? फर्म बी में. तो इस पर इंटरेस्ट जा रहा है 10%. तो कितना हो जाएगा? 10,000. यहाँ पर कोई डेट नहीं है. ओके तो यहाँ पर कितना है? 10,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट. नेट इनकम भी बोलते हैं इसी को. तो इसे क्या बोलेंगे? 40,000 और कितना हो गया? 30,000. और यहाँ पर क्या है? दोनों क्या है? सेम रिस्क क्लास ऑफ फर्म. दोनों सेम रिस्क क्लास ऑफ फर्म्स हैं. ओके दोनों में क्या? रिस्क सेम क्लास मीन दोनों में क्या है? दोनों आईटी, मतलब एक आईटी इंडस्ट्री है तो दूसरी भी आईटी इंडस्ट्री है. ओके अगर एक मैन्युफैक्चरिंग है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग ही है. ये ट्रेडिंग है तो ये भी ट्रेडिंग है. ओके तो जब दोनों ट्रेडिंग हो तो उसमें क्या होगा? दोनों में से सेम रिस्क क्लास होगा. ओके और यहाँ पर क्या देखो? सेम रिस्क क्लास मीन्स जब होगा तो उसमें आर्बिट्रेज कैसे करेंगे. ओके ये है ना. यहाँ पर देखो ये क्या निकल गया?
नेट इनकम आ गई। अब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? वैल्यू इक्विटी निकालना सीखा था ना पहले स्टार्टिंग में ही, तो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ? वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं बताओ? वैल्यू ऑफ इक्विटी से पहले हम क्या करेंगे? पहले हम के डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? के से पहले देखो दोनों में से कौन सी फर्म लीवर्ड है, कौन सी फर्म अनलीवर्ड है। अब लीवर्ड और अनलीवर्ड मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। लीवर्ड क्या होता है और अनलीवर्ड क्या होता है बताओ? लीवर्ड मीन्स जिसमें डेट का भी मिक्स हो, और अनलीवर्ड मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी का पोर्शन हो, जिसमें डेट हो ही ना बिल्कुल भी। दैट इज नोन एज अनलीवर्ड। ओके, और जो फर्म लीवर्ड होगी और उसमें क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क भी होगा, क्योंकि उसमें डेट है, उसमें बिजनेस रिस्क भी है, उसी के साथ क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें देखो डेट है फर्म ए में और फर्म बी में डेट भी है, बट इसमें फर्म ए में क्या है? इसमें सिर्फ इक्विटी है। तो ये क्या कौन सी है? ये लीवर्ड है और ये कौन सी है? अनलीवर्ड। अब यहाँ पर के डिसाइड करते हैं। के डिसाइड करेंगे तो बताओ कौन किसमें के ज्यादा होगा और किसमें के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगा बताओ? ये मैंने क्लास में पिछले कुछ 2-3 क्लास से पहले डिस्कस किया था। जिस फर्म में क्या है? लीवर्ड होगा, जिसमें डेट का पोर्शन होगा, उसमें क्या है? बिजनेस रिस्क के साथ साथ शेयर होल्डर की फाइनेंशियल रिस्क भी है। और जब फाइनेंशियल रिस्क होगा तो उस केस में उस कंपनी का के ज्यादा होगा। और इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? के ज्यादा होगा और इसमें कौन से? अनलीवर्ड है, तो इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो के इक्वल टू ले लेते हैं 20%, यहाँ पर भी कितना ले लिया? 20%। अब तुम सोच रहे हो क्या कि मैंने तो बोला था कि जिसमें जो लीवर्ड है उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, और जिसमें अनलीवर्ड है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है सिर्फ, उसमें क्या है? के कम होना चाहिए। लेकिन मैंने तो दोनों ले लिया। जब हम गलत करेंगे तभी तो आर्बिट्रेज होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ जिससे हम क्या कर सके? आर्बिट्रेज कर सके। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या इसमें भी 20% ले लिया, यहाँ पर भी 20% ही ले लिया। ओके, तो अब क्या करना है? अब निकालना है हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना? वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? एनओआई नेट इनकम अपॉन में के ई, एनआई अपॉन में के ई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट इनकम कितनी है इसकी? 40,000 डिवाइड बाय 0.2, तो कितना हो गई? 22 लाख। और यहाँ पर निकालोगे तो कितना होगा? देखो 13 डिवाइड बाय 0.2 करोगे तो 1.5 लाख। ओके, ये हो गया। अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे तो क्या करोगे? वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? इसमें देखो कोई डेट का पोर्शन है नहीं, डेट नहीं है, जो के है वही क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? 2 लाख ही रहेगा। ओके, अब इसमें देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी है और डेट भी है, तो दोनों वैल्यू ऑफ इक्विटी को भी ऐड कर दो, उसमें डेट भी ऐड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगी? वैल्यू ऑफ फर्म। तो 1.5 लाख की है और डेट कितने के? 1 लाख के इसमें, तो कितने की वैल्यू फर्म होगी? 2.5 लाख की। ये तो सिंपल है, इतना तो आनी चाहिए। तो क्या इसमें देखो, तो इसमें वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? वैल्यू ऑफ फर्म ए की वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 2 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्म बी की कितनी है? 2.5 लाख। ओके, अब दोनों में तुम्हें क्या करना है बताओ? मेरे दो क्वेश्चन है, बीच फर्म रिलेटिवली अंडर वैल्यू और बीच फर्म रिलेटिवली ओवर वैल्यू। अब बीच फर्म रिलेटिवली अंडर वैल्यू, बीच फर्म रिलेटिवली ओवर वैल्यू। तो बताओ इसमें से कौन सी फर्म अंडर वैल्यूड है, कौन सी फर्म ओवर वैल्यूड है?
अब देखो, जिस फर्म की वैल्यू कम होगी वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, और जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी वो फर्म क्या है, ओवर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है बताओ, दोनों का आंसर, दोनों में क्या है, फर्म ए इज अंडर वैल्यू एंड फर्म बी इज ओवर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो फर्म ए क्या है, फर्म ए है अंडर वैल्यू। अब यहाँ पर फर्म ए की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, तो ये अंडर वैल्यू क्योंकि कम है एज कम्पेयर टू फर्म बी, तो फर्म बी की वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यू। अब इसमें देखो, जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है उस फर्म के शेयर प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना। उस शेयर का, उस कंपनी का क्या है, शेयर प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस कंपनी का की वैल्यू क्या होगा, कम होगी, तो उसका शेयर प्राइस ऑफ कोर्स कम ही होगा। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब कुछ बताऊंगा ना तो वहां पर तुम खुद ही आंसर दे दोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब क्या है, अब इसमें बताओ फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, और दोनों की अगर कैपिटल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तुमने इसमें समझा था लास्ट क्लास में, क्या दोनों का जो रिस्क है, उस दोनों की रिस्क और दोनों में क्या है, रिस्क और वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो एमएम अप्रोच में क्या है, एज पर एमएम अप्रोच है वो दोनों। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो केसी निकालो, कैसी निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन में क्या करते हैं बताओ जल्दी से, वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू। यहाँ पर देखो कितना, ये ईबीआईटी है 4,40,000 और वैल्यू कितनी है, और इसे हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर सिर्फ के दे रखा है, केडी दिया ही नहीं है, तो के जो भी के है वही क्या बन जाएगा, केसी बन जाएगा, तो वही देखो अपने निकल जाएगा 20% इसमें, देखो 20% है। अब इसमें कितना, देखो 40,000 डिवाइड बाय 2,50,000, 16% आ रहा है यहाँ पर, 40,000 डिवाइड बाय 2,50,000 कितना, ये इंटू में 100 करोगे तो 16% आएगा, 16% आएगा। ओके, तो ये क्या है, अब इसमें देखो इसका के कितना है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 20% है, इसमें कितनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 16%। ओके, अब क्या है, अब इसकी कुछ थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। थ्योरी भी, जब तक थ्योरी समझ नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी इसमें, इसीलिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर तुम्हारा खुद का भी दिमाग यूज करना पड़ेगा, तुम्हें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ये कंसेप्ट जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ओके, सो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसे तो कर देते रहो। अब यहाँ पर क्या, देखो क्वेश्चन कुछ हैं, उनके आंसर देने हैं। क्या, देखो आर द अबोव रिजल्ट consist the result with MM मॉडल। तो बताने क्या, आर द वो रिजल्ट कंसिस्ट द रिजल्ट विद एमएम मॉडल, जो इसमें रिजल्ट है क्या वो कंसिस्ट करता है कि जो हम एमएम मॉडल में पढ़ा है, क्या उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया हुआ है, बताओ। तो एमएम मॉडल में क्या पढ़ा था कि सेम रिस्क होना चाहिए और सेम वैल्यू ऑफ फर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं ऐसा हुआ है, तो क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे बताओ, नो। तो क्या है, नो।
नो एज पर MM model both firm belong to same risk class and they should have same KC and value of form। MM मॉडल क्या होगा, अकॉर्डिंग रिजल्ट तभी होगा, तभी मानेंगे जब दोनों का केसी और वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये नो ये एज पर MM मॉडल रिजल्ट है ही नहीं, जो इसमें केसी और वैल्यू फॉर्म निकल के आया है, क्योंकि MM मॉडल क्या बोलता है कि दोनों में क्या होना चाहिए, केसी और फॉर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले से रफ कर देते हैं साइड को। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट रिलेटिव अंडरवैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। अब बताओ, पॉइंट आउट करना है अंडरवैल्यूएशन है ओवर वैल्यूएशन। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो कैसे पॉइंट आउट करोगे कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। तो देखो क्या, फॉर्म ए क्या इसमें ये अनलीवर्ड इफ relatively undervalued सेम क्या होगा, फॉर्म बी लीवर्ड, ये है लीवर्ड it is relatively over valued। ओके, तो इसे पॉइंट आउट करना है क्या, फॉर्म अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। ओके, अब क्या है, देखो अब अगर क्या करते हैं, अगर हम आर्बिट्रेज करते हैं तो बताओ किस कंपनी के शेयर्स बाय करोगे और किस कंपनी के शेयर्स सेल करोगे, दिमाग लगाना है। अगर फर्म बी की क्या ओवर वैल्यूएशन है, तो मैंने ये बताया था, अगर फर्म बी क्या ओवर वैल्यूएशन है तो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई रहेगी एज कम्पेयर टू फर्म ए। और क्या है, कंपनी नहीं फर्म ए है, उसकी क्या वैल्यू अंडर वैल्यूड है, कम है, तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो बताओ जल्दी से, अगर आपको आर्बिट्रेज करना है तो किस कंपनी के शेयर्स सेल करोगे, किस कंपनी के शेयर्स बाय करोगे, बताओ। अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था इसमें क्या कि ओवर फर्म किसका प्राइस ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो बताओ, फर्म ए है, इसका प्राइस लो है, और फर्म बी है, उसका प्राइस ज्यादा है। ओके, तो अब बताओ कहां पर सेल करोगे और कहां पर बाय करोगे। फर्म बी में क्या करेंगे, फर्म बी ओवर वैल्यूड है, तो इसकी जब ओवर वैल्यूड है तो इसकी प्राइस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी, कब क्या करेंगे, फर्म बी में सेल करेंगे। जो हमारे शेयर्स हैं
फर्म बी में वो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और फर्म बी है, अगर हमें बाय करने हैं तो इस फर्म बी में क्या कर देंगे, यहाँ पर अभी कम रेट्स में मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो क्या होगा, इसी को कहते हैं, बोलते हैं इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज करना। एक से बाय करना, दूसरे में सेल कर देना, एक से बाय एक में सेल। ओके, तो सपोज तुम्हारे पास ये था ना ए और बी। सपोज आपके पास आप शेयर होल्डर हो और आपकी 10% शेयर होल्डिंग थी फर्म बी में, तो बताओ आपको कितने पैसे रिसीव होंगे, बताओ कितने पैसे रिसीव होंगे अगर आप क्या है, आप शेयर होल्डर हो किसके, फर्म बी के। तो बताओ, किसी का आंसर आ रहा होगा 25,000, किसी का आ रहा होगा 15,000, मुझे पता है। किसी ने वैल्यू पर ही कैलकुलेट कर दिया क्या, बट शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है, जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है उसका 10% होगा। तो इसका मतलब क्या, 1.5 लाख वैल्यू ऑफ इक्विटी ये थी ना 1.5 लाख, इसका कितना लेंगे 10%। तो कितने रुपए रिसीव होंगे तुम्हें, 15,000। ओके, तो कितने रुपए यहाँ पर रिसीव होंगे, अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग इसमें 10% है तो उस पर कितने रुपए रिसीव होंगे, 10,000 रुपए रिसीव होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पर, और अगर अब ये तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, सेल करते हैं तो हमें कितने रुपए रिसीव होंगे, 15,000। ओके, और यहाँ पर क्या शेयर होल्डर को क्या ट्रीट करते हैं, शेयर होल्डर को बताओ क्या ट्रीट करते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। ओनर होते हैं तो इसमें क्या है, इसमें डेट भी कंपनी ने, जो कंपनी ने डेट लिया है, कंपनी ने डेट कितने का लिया था, 1 लाख का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इनकी होगी। तो इस पे क्या फाइनेंशियल रिस्क भी है ना। तो फाइनेंशियल रिस्क है, तो हम जो 10 क्या है 1 लाख है, तो उसका 10% क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना, क्योंकि शेयर होल्डर को क्या कंसिडर करते हैं, बताओ, ये ओनर होते हैं, मालिक। तो मालिक होते हैं तो इनकी इसकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, 10%, तो 10% तो इनकी कितनी लायबिलिटी हो जाएगी, 10,000 रुपए हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या, फाइनेंशियल रिस्क भी वहां पर है। तो अब ये बोलता हूं कि इसमें से बाय कर लो और कंपनी फर्म बी में बाय कर लो, नहीं सेल कर दो, और फर्म ए में क्या कर लो, फर्म ए के शेयर्स को बाय कर लो, इसमें से बाय कर लो और इसमें से क्या कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो अब बताओ इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बनेगी, कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बनेगी, तो ये तभी निकलेगा क्या। अब इसमें देखो 15,000 तो ये आ गई। अब जो इसमें देखो क्या है, 1 लाख की डेट थे, उस पर मालिक ये, तो इसकी कितनी शेयर होल्डिंग है, 10%, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 10,000 की। तो कितने होगी इसकी, इसी की वैल्यू कितनी है, 25,000। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 25,000 रुपए ये या तो क्या कर ले, इसमें इन्वेस्ट कर दे। इसमें इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर कितनी उसकी, अगर कंपनी फर्म ए में इन्वेस्ट करता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी बनेगी, बताओ जल्दी से कितनी बनेगी, निकालो। देखो 25,000 है ना, 25,000 25,000। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है फर्म ए की, 2 लाख। इंटू में 100, तो कितना आएगा, देखो डिवाइड करो, इसको निकालने के बाद 25 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू में 100 कितना हो गया, 12.5%। तो देखो 25,000 इसमें कितनी, जब हम हमारी जब इसमें शेयर होल्डर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी किसमें, बी में, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 25 बन रही थी। ओके, उसकी परसेंटेज कितनी थी, 10। अब वही अगर बी में ए में इन्वेस्ट करता है तो उसमें उसे कितने मिल रहे हैं, वहां उसे उसकी परसेंटेज होल्डिंग कितनी हो रही है, 12.5%। ओके, और अब क्या देखो, अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से, इसे समझना जरूरी है। ओके, अब ध्यान सुनना जो भी मैं बोलने वाला हूं। देखो अगर क्या करते हैं, अगर हम फर्म बी से बाय कर देते हैं अपना स्टेक होल्डर जितना भी स्टेक है,
ओके, और उसके बाद क्या करते थे, इसमें बाय कर लेते हैं, किसमें, फॉर्म ए में बाय कर लेते हैं। तो क्या बताओ, क्या इसमें बाय करने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा? बताओ, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। इसमें क्या था, इसमें डेट था, इसमें डेट भी थे। डेट कितने थे, डेट थे 1 लाख। इट मीन क्या, कॉर्पोरेट लीवरेज, कॉर्पोरेट लीवरेज है ये। ओके, कौन सा लीवरेज है, कॉर्पोरेट लीवरेज। बट यहाँ पर कोई ऐसा डेट है ही नहीं, कंपनी किसमें, फॉर्म ए में कोई भी डेट नहीं है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब इसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर डेट है ही नहीं। तो डेट नहीं तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। ये तो पढ़ा था, जिसमें डेट होगा वही तो फाइनेंशियल रिस्क होगा शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क होगा ही नहीं। ओके, जब यहाँ फाइनेंशियल रिस्क होगा ही नहीं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो जो यहाँ पर तो डेट है, तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। और डेट क्या है, वो कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने डेट इशू करके क्या लिया था, फंड रेज किया था। इट मीन ये लाइबिलिटी थी, तो इसे बोलते हैं, जो जब कंपनी क्या करती है, डेट कोई भी या लोन लेती है या डेट इशू करके फंड रेज करती है, तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट लीवरेज कहते हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट लीवरेज है, बट इसमें कॉर्पोरेट लीवरेज है ही नहीं। तो यहाँ पर बताओ, इसमें रिस्क था और इसमें रिस्क है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, उसे पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, पर्सनल डेट। इट मीन मैंने ये वाला पॉइंट लास्ट क्लास में देखना क्या लिखवाया था, पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर सब्स्टिट्यूटेबल। इसका मतलब यही है, अगर इसमें दोनों, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपनियों का रिस्क बराबर करना पड़ेगा, दोनों कंपनियों में उसका, जिस जो शेयर होल्डर इसमें था वो इसमें अब क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो इसमें उसका रिस्क बराबर होना चाहिए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर आर्बिट्रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को यहाँ के लिए उसे पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिस्क क्या करना है, उसकी रिस्क को इक्वल करना है। रिस्क इक्वल होगा, रिस्क मीन जब रिस्क इक्वल होगा तभी तो बोलेंगे एमएम मॉडल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या देखो, तभी हमने क्या लिया था, देखो 15,000, और इसमें क्या था, लाइबिलिटी क्या है, ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो कंपनी ने लोन लिया है तो उनकी क्या लाइबिलिटी है, डेट लिया है तो लाइबिलिटी है, तो कितनी 10,000 की वही ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 25,000 हो गया ना। अब क्या देखो, अब उसी में 25,000 रिसीव हो रहे हैं, तो 25,000 क्या करोगे, 25,000 का इन्वेस्ट करोगे बी फर्म में, तो वहां पर उसकी शेयर होल्डिंग कितनी हो रही, 12.5%। ओके, तो आ गया ना समझ में। अब क्या है देखो, अब इसके लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 10,000 का पर्सनल लोन, क्योंकि रिस्क यहाँ पर इक्विटी तो 15,000 ही तो हो रहे हैं, रिसीव 15,000 ही हो रहे हैं, 15,000 हो रहे हैं। अब लोन लोगे, जब लोन पर्सनल लोगे तो 10,000 और तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो गया ना, 25,000 हो गया। अब 25,000 इसमें क्या कर दोगे, आप वो इन्वेस्ट करोगे, जब इन्वेस्ट करोगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी निकल के आएगी, 12.5%। ओके, तो अब क्या करना है, अब देखो, अब देखते हैं क्या कि उसकी इनकम कितनी होगी। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इसकी इनकम कितनी हो रही है, और बिफोर उसकी इनकम कितनी थी, और अब आफ्टर कितनी होगी, आफ्टर इन्वेस्ट इन फर्म बी, फर्म ए, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन फर्म ए, तो उसके बाद चेक करेंगे कि उसकी इनकम कितनी होगी। ओके, देखो ईवीआईटी कितना था, फर्म बी का, फर्म ए का ईवीआईटी कितना था, 40,000। तो उसमें उसकी कितना परसेंटेज होल्डिंग बन रही है, अगर 25,000 इन्वेस्ट करते हैं 12.5%, तो उसका 12.5% निकालोगे तो कितना बनेगा, 12.5% निकालोगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा ये 40 इंटू में 12.5%, 5,000 बन रहा है। और लेस करेंगे कितना, लेस करेंगे लोन का इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, लोन कितना देगा, पर्सनल लोन 10,000 का, क्योंकि हमें रिस्क दोनों का बराबर करना है, क्योंकि इसमें कितना डेट से कितना था,
10,000 लिया था तो यहाँ पर भी 10,000, क्योंकि हमें दोनों में क्या, अभी हमने MM मॉडल में क्या पढ़ा, दोनों में रिस्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमें उसके लिए पर्सनल लोन लेना पड़ेगा शेयर होल्डर को। ओके, तो अब इसमें देखो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, कितना हो जाएगा 1,000। तो नेट इनकम कितनी हो रही इसमें, इसकी हो रही 4,000। और वही इसमें 4,000 हो रही है, और बिफोर ये तो आफ्टर इन्वेस्ट इन फर्म ए और बिफोर इन्वेस्ट इन फर्म बी। तो फर्म बी में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें कितनी इनकम थी, अगर ए में इन्वेस्ट करने से पहले, बिफोर इन्वेस्टिंग फर्म ए, फर्म ए में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी इनकम कितनी हो रही थी, मतलब इस वर्ष इसमें, तो इसकी नेट इनकम कितनी थी, 30,000 थी, और उसका 10% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग थी, कितनी आ रही थी। तो अब देखो यहाँ पर कोई ज्यादा रिस्क लिया नहीं लिया, कहते देखो इसमें भी कितना रिस्क था, 10,000 का डेट का था, और यहाँ पर भी कितना है, तो यहाँ फाइनेंशियल रिस्क दोनों इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया। और 15,000 की इसमें भी इन्वेस्टमेंट की थी और इसमें भी 15,000 की है, तो इसमें क्या देखो, तो अब क्या हुआ, तो फर्म ए में देखो बिफोर इन्वेस्टिंग फर्म ए, तो उसमें 3,000 का ही क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, नेट प्रॉफिट हो रहा था। और इसमें क्या है, आफ्टर क्या लिखा, आफ्टर इन्वेस्टिंग फर्म ए, तो फर्म ए में इन्वेस्ट करने से उसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 का। तो दोनों में देखो, दोनों के बीच का गैप कितना है, 1,000 का, तो 1,000 का है। और यहाँ पर रिस्क कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेज का मतलब यही होता है, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना, अर्न प्रॉफिट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ओके, तो उसी को बोलते हैं रिस्क लेस प्रॉफिट। तो यहाँ पर कोई रिस्क ली नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी डेट कितने का था, 10 का, यहाँ पर भी डेट 10 का ही था, तो ये फाइनेंशियल रिस्क बराबर हो गया। और इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 15,000 की इसमें, तो इसमें भी 15,000 की, तो देखो बराबर हो गया ना। ओके, अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या, अब ये तो है नहीं कि एक अकेले शेयर होल्डर ऐसा करेगा कि इसमें फर्म बी में क्या करेगा, सेल करेगा, फर्म ए में बाय करेगा। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, वो क्या करेंगे, वो भी ऐसे करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, फर्म बी में क्या करेंगे, फर्म बी में सेल करेंगे और फर्म ए में बाय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही होगा। जब ऐसा होगा तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, और इसकी क्या हो जाएगी, डिमांड जब ज्यादा होगी तो इसकी तो वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जब सेल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, फर्म ए और बी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जहां पर वैल्यू ऑफ फर्म की इक्वल होगी वहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जब स्टॉप कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखो रिस्क भी इक्वल हो गया और वैल्यू ऑफ फर्म भी इक्वल होगी। तो इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज। हाउ टू अर्न प्रॉफिट थ्रू आर्बिट्रेज विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, विदाउट इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा कैपिटल इन फर्म एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसीजर है, ऐसे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें ICAI में क्या है, सीए इंटर में कितने 4 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही प्रोसीजर में दिए हैं। उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं जो मैंने अभी बताया था ना, सेम ऐसे कैलकुलेट करना है, और 2 है उनके लिए अलग है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, अब क्या हुआ, इसमें 10% की परसेंटेज होल्डिंग थी, अगर इसमें भी 10% की परसेंटेज होल्डिंग करना चाहे तो दोनों में क्या हो जाएगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो इट मीन्स इसमें कितने की परसेंटेज होल्डिंग थी, 10%। ओके, और वही अगर इसमें भी 10% की परसेंटेज होल्डिंग करनी है तो इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देखो 2 लाख है ना वैल्यू ऑफ फर्म। अगर इसमें 10% इन्वेस्ट करते हैं तो 10% कितना पे आएगा, 20,000 आ गया ना। जब 20,000 आ गया, 20,000 हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 20,000 करना चाहिए इसमें 10% की होल्डिंग रखने के लिए। इसके बराबर होल्डिंग रखने के लिए कितनी इन्वेस्ट करना चाहिए, 10%।
ओके 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर्म ए, तो कितना 20,000, और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं 25,000, 25,000 है ना। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5,000 का। अब कौन से दो मेथड बन गए ना, कौन से, क्या है, एक तो हो गया इनकम इंक्रीज, इसमें क्या, इसमें तो इनकम इंक्रीज हो रही है ना, इसमें इंक्रीज हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बैलेंस बच गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो एक प्रॉफिट हो गया। तो एक मेथड ये, एक वो मेथड हो जाएगा। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि कैसे आर्बिट्रेज करते हैं एमएम मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, जब क्या विदाउट टैक्स हो, विदाउट इन्वॉल्व एनी टैक्स, 1958। ओके, तो उसमें ऐसा आर्बिट्रेज करते हैं। तो इसमें क्या था देखो, फिर से रिवीजन कर रहा हूँ क्या, कि एमएम मॉडल ये बोलता है कि रिस्क कितना होना चाहिए, दोनों फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों क्लास सेम क्लास की कंपनी होनी चाहिए। सेम क्लास मीन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम, एक दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, मतलब एक प्रोडक्शन कर रही है तो दूसरा भी उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। एक आईटी कंपनी है तो दूसरी भी आईटी होनी चाहिए। दोनों में रिस्क सेम होना चाहिए, दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम होना चाहिए, और उसके बाद दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है। ऐसे हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं। अब इसमें से ये इम्पोर्टेंट, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने आने के चांस है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे नहीं है। तो यही है रीजन कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं सेंटर में। ओके, और सीएमए में भी दे रखे हैं। तो सबके क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, आई मीन कल भी नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, और इन दोनों मेथड्स के बारे में बताएंगे, वो कौन कौन से मेथड है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, so I think it is enough for today. In next class we will continue capital structure. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.